अस्सलाम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ की सीरीज स्टार्ट की है और पार्ट 4 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हमने एक प्लेलिस्ट का आगाज़ किया है और उसमें हमने पहला सवाल शुरू किया हुआ मैरिज का। और मैरिज में मैंने आपको बताया था पास्ट पेपर में या तो काइंड्स पूछी जाती हैं या असेंशियल्स पूछे जाते हैं। और काइंड्स जब पूछी जाती हैं तो काइंड्स के साथ पूछा जाता है कि इनका इफेक्ट क्या है, कि आया जो बंदा वैलिड मैरिज करता है उसके क्या इफेक्ट हैं, अगर कोई इरेगुलर मैरिज करता है उसके क्या इफेक्ट्स हैं, अगर कोई वॉइड मैरिज करता है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं। इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है। तो आज फिर हमने उसी इफेक्ट्स पर बात करनी है। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि 3 तरह की मैरिजेस होती हैं। सबसे पहली मैरिज हमने पढ़ी कि वैलिड मैरिज, वो मैरिज जो कि तमाम तर एसेंशियल्स जो मैरिज के हैं उनको फुलफिल करती है, उसको हम वैलिड मैरिज कहते हैं। सेकंड होती है आपकी इरेगुलर मैरिज, यानी कि वो मैरिज जिसको कुछ प्रोहिबिशंस जो हमने पढ़ी थी, जिसमें आता है कि विटनेसेस की प्रेजेंस नहीं थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इद्दत के दौरान शादी की गई, जिसमें हमने पढ़ा कि अनलॉफुल कंजंक्शंस जो थे यानी कि 2 बहनों से एट द सेम टाइम निकाह कर लिया गया। हमने पढ़ा पॉलीगैमी, किसी भी आदमी ने 5वीं शादी कर ली। इन तमाम प्रोहिबिशंस को अगर हम रिमूव कर दें तो वो मैरिज क्या बन जाती है, वैलिड मैरिज बन जाती है। वैसे वो इरेगुलर है। और थर्ड मैरिज हमने काइंड पढ़ी वॉइड मैरिज, यानी कि जो सिरे से ही हराम है, जिसमें आपका मुहर्रमात से शादी कर लेना, या आपका अपनी दाया से या माँ से शादी कर लेना, या फिर आपका किसी खातून का एट द सेम टाइम 2 मर्दों से निकाह करना। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया और उनमें प्रोहिबिशंस आप रिमूव करें ना करें वो कोई मैटर नहीं करता, वो सिरे से ही हराम है, सिरे से ही वॉइड मैरिज है। आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, वो है कि इन सब का इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफेक्ट क्या है मतलब इनका असर क्या है, इनके रिजल्ट्स क्या है। इन शॉर्ट पहले मैं आपको बता दूं, इफेक्ट से मुराद ये होता है कि अगर कोई इंसान वैलिड मैरिज करता है, फॉर एग्जांपल एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, ऑफर एक्सेप्टेंस के जरिए से, कंसिडरेशन डॉवर के जरिए से, प्रॉपर विटनेसेस आए या फ्री कंसेंट थी उसमें, उसके बाद आपका एट द सेम सिटिंग हुआ, काम रजिस्टर भी करवाया, सब चीज़ें उन्होंने लॉफुल की हैं। तो अब उस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट से उन दोनों कपल को, उन दोनों पार्टीज को क्या बेनिफिट होगा, उसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट। क्या वो जो खातून है अगर कल को उसकी तलाक होती है या कल को वो इद्दत में जाती है हस्बैंड की वफात के बाद, तो क्या जो हस्बैंड की जायदाद है उसमें से उस खातून को कोई हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसने तो सारा लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, लॉफुल मैरिज की है। तो क्या उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से उसका कोई हिस्सा उसे मिलेगा, या फॉर एग्जाम्पल अगर उनका कोई बच्चा है तो उस बच्चे को क्या विरासत में से हिस्सा मिलेगा, अगर वैलिड मैरिज है। अगर इरेगुलर है तो फिर मिलेगा कि नहीं, या फिर अगर इद्दत हो गई या तलाक हो गया तो जो नॉन नफका है, जो वाइफ को मेंटेन करने का खर्चा है, या जो बच्चे की कस्टडी तो हम नहीं कह सकते लेकिन बच्चे के जो खर्चे हैं उन तमाम को क्या लॉ फिर एनफोर्स करवाएगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी से, अगर वो जिंदा है तो हस्बैंड से। अगर वॉइड मैरिज है, हराम शादी है, तो क्या उसमें बच्चे का जो कल को अगर तलाक होती है तो बच्चे को बाप को डिक्लेयर करेगी कोर्ट के वाकई में ये उसी का बच्चा है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग रिजल्ट्स कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं। इसको हमने स्टडी करना है। तो हम लोगों ने ये देखा जो वैलिड मैरिज है वो टोटली कानूनन पैराग्राफ में है, टोटली कानूनन अरीना में है, सारी चीज़ें कानून के मुताबिक अडॉप्ट की गई। तो वैलिड मैरिज का इफेक्ट क्या होता है कि जो स्पाउसेस होते हैं, स्पाउसेस से मुराद है जो कपल है, उस कपल को हम कहते हैं कि ये कपल लीगली मैरिड हुए हैं। नंबर 1 पहली चीज हो गई कि उन कपल को लीगली तौर पर एक मैरिड कपल डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जो उसकी वाइफ है हस्बैंड की, उसको इनहेरिटेंस में से शेयर भी मिलता है। हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से अगर वाइफ को तलाक हुई है या वो हस्बैंड की डेथ के बाद इद्दत में गई है, उसके बाद वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी रह गई है, उसमें से वाइफ को हिस्सा मिलेगा। ये सेकंड चीज है। उसके बाद थर्ड आती है कि जो बच्चा है उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा, यानी कि हलाल। उसको कहा जाएगा कि ये चूंकि एक वैलिड मैरिज थी तो उस बच्चे के जितने राइट्स हैं, उसके बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा, उसके वो जो कस्टडी 18 साल तक होने के जो मामला है उसके खर्चा, वो सब चीज़ें कानून उसे लेकर देगा क्योंकि ये एक वैलिड मैरिज थी। इसके अलावा फिर आता है कि जो खातून है वो अगर तलाक हुई है या उसके बाद उसकी डेथ हो गई है तो वो डॉवर का क्लेम भी कर सकती है, हक महर मुझे दें अगर नहीं दिया गया, और साथ साथ वो मेंटेनेंस का क्लेम भी कर सकती है कि जितनी देर तक मेरा कोई सोर्स नहीं है इनकम का, मुझे जो हस्बैंड है वो मेंटेन करे। ठीक है, या अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके घर वाले उसकी प्रॉपर्टी में से उसको मेंटेनेंस का खर्चा दें। ये तमाम इफेक्ट्स किस चीज़ के हैं अगर शादी वैलिड है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर शादी इरेगुलर है तो क्या फिर उसे ये राइट्स मिलेंगे, क्या उन स्पाउसेस को या उन कपल को लीगली मैरिड डिक्लेयर किया जाएगा, क्या उस वाइफ को इनहेरिटेंस में से हिस्सा मिलेगा, क्या बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर किया जाएगा, क्या खातून डॉवर का क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है अगर मैरिज क्या है इरेगुलर। तो इसका जवाब आता है कर सकती है
अगर वो तमाम की तमाम प्रोहिबिशंस को रिमूव कर दे, ठीक है। इरेगुलर में ना तो वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, ना ही वो डॉवर मांग सकती है, ना ही उन्हें लीगली मैरिड तस्वर किया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा, ना ही खातून का इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा बनता है। हाँ, लेकिन जो उनका बच्चा है उसको लेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर किया जाएगा। इरेगुलर मैरिज है फिर भी, लेकिन अगर वो दोनों कपल में से कोई एक बंदा उन तमाम जो रिलेटिव प्रोहिबिशंस हैं उनको रिमूव कर देगा तो फिर इसके तमाम एसेंशियल्स वैलिड हो जाएंगे, फिर उसको इन तमाम चीज़ों की एंटाइटलमेंट राइट उसको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो वॉइड है मैरिज, क्या वॉइड मैरिज में ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो सिंपली ये है कि वॉइड मैरिज में जो कपल है उसको कहा जाएगा कि ये दोनों इलीगली मैरिड है, उनको कपल प्रोनाउंस या कपल डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा, कहा जाएगा कि ये हराम रिश्ते में है। उसके बाद इसका एक इफेक्ट ये होता है कि उन दोनों का साथ रहना इक्वल्स टू जिना कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब कानून, इस्लामी कानून उसको शादी डिक्लेयर नहीं कर रहा तो शादी के अलावा जो भी रिलेशन उनका होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू जिना। उसके बाद फिर आता है कि उसके जो बच्चे हैं उनको भी आप इलेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर करेंगे, ये भी इलीगल है, ये भी हराम है, ठीक है। उनको कोई राइट डिक्लेयर या कोई राइट उन्हें ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा खातून का इनहेरिटेंस में कोई राइट नहीं होगा, खातून किसी किस्म का डॉवर का को क्लेम नहीं कर सकती, खातून किसी किस्म की मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। ये तमाम राइट्स जो वैलिड में हासिल थे वो तमाम के तमाम वॉइड में आकर क्रॉस हो जाएंगे, वॉइड में आकर टोटली ऑपोजिट जाएंगे, सब चीज़ों में नो नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो शादी है वो ही हराम है, वो ही अल्लाह ताला ने या कुरान और सुन्नत में कहीं से भी उसकी मिसाल नहीं मिलती और वो टोटली तौर पे नल एंड वाइड है और उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये आपकी कुछ इफेक्ट्स है, छोटी सारी वीडियो है, ईजी है। तो आपने ओवरऑल अगर हम क्विक रिव्यू में जाएं, क्विक रिव्यू में हमने देखा सबसे पहले मैरिज को पढ़ा, हमने पढ़ा मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी है। फिर हमने कुछ एसेंशियल्स पढ़े मैरिज के जो कि हमारा पास पेपर का सवाल भी है, उसमें हमने पढ़ा कि भाई फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए पार्टीज की, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, प्यूबर्टी गेन उनकी होनी चाहिए, साउंड माइंड है, अगर अनसाउंड या माइंड है तो गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं। हमने पढ़ा मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराना मस्ट है जो सेक्शन 17 में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उनकी जो कॉन्सेंट है वो फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरियन से ना ली गई हो। फिर हमने एसेंशियल्स के बाद पढ़ा कि कौन कौन सी काइंड की मैरिज होती है, हमने पढ़ा वैलिड मैरिज है, वॉइड मैरिज है और इरेगुलर मैरिज है। फिर हमने कुछ प्रोहिबिशंस का जिक्र किया, अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस है तो वो मैरिज क्या बन जाएगी, वॉइड, और अगर रिलेटिव प्रोहिबिशंस है तो वो मैरिज क्या बन जाएगी, इरेगुलर। फिर हमने पढ़ा जो हमारी इरेगुलर वैलिड मैरिज तो सिंपली हमें समझ आ गई ना कि जो तमाम तर एसेंशियल्स को पूरी करेगी उसको हम वैलिड या सही मैरिज कह सकते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर में से जो हमारे रिलेटिव प्रोहिबिशंस हैं उनको हम रिमूव कर दें तो हमारी मैरिज टर्न होकर किस में चली जाएगी, वैलिड मैरिज में। और जो वॉइड मैरिज है वो क्या होती है, वो टोटली ही इलीगल होती है, टोटली सिरे से ही वो हराम होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस क्या है, यानी कि किसी भी खातून, पॉली एंड्री हमने पढ़ा, दो वर्ड्स हमने पढ़े, पॉलीगैमी और पॉली एंड्री। अगर खातून एट द सेम टाइम दो मर्दों से ताल्लुक रखती है तो उसको हम कहते हैं पॉली एंड्री, जो कि हराम है। और अगर मर्द एट द सेम टाइम 5 खवातीन से ताल्लुक रखता है तो वो पॉलीगैमी है और ये क्या है, मकरू है, अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी एक को तलाक दे दे और बाकी 4 से हलाक कर, तो वो फिर वैलिड मैरिज डिक्लेयर होगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी जो अपने दाइयों से शादियां करते हैं, फॉस्टर एज का हमने पढ़ा, वो भी हराम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो अपने मुहर्रमात में से किसी एक से शादी करते हैं, भाई बहन, माँ बेटी, भतीजी भांजी, ये सब चीज़ें, ठीक है, उनमें से किसी शादी करते हैं तो वो भी हराम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अगर इद्दत के दौरान शादी की गई है तो वो मकरू है, इर्रेगुलर है। हमने पढ़ा अगर विटनेस की मौजूदगी के बगैर, उनकी गैर मौजूदगी में शादी की गई है तो वो इर्रेगुलर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसी तरह हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी, थोड़ी बहुत मुझे भूल भी गई हैं, प्रोहिबिशंस की हमने बात की, रिलेटिव थी, एब्सोल्यूट थी, और उन सबको डिटेल करने के बाद हमने अपना सवाल जो है वो कंक्लूड कर दिया। तो इसमें एक चीज़ मैंने और आपसे अर्ज करनी थी कि ये पैटर्न अच्छा है कि हम मैरिज के सवाल को इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक लेकर चलें, वो पैटर्न अच्छा है, क्योंकि इसमें वो काफ़ी लेंथी वीडियोस हो जाती हैं। तो वो मैं कह रही थी कि क्विक रिव्यू में जाए, हम लोग चीज़ों की समझ आ जाए कॉन्सेप्ट में। ये थोड़ा सा मुझे गाइड कमेंट में करके बता दें कि क्या ये तरीकाकार ऐसे वाला अच्छा है, या फिर हम ऐसा करें कि किसी भी सवाल को जब स्टार्ट करें, डॉवर या मैरिज है, उसको इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग से लेकर मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, केस वगैरह
कंक्लूजन तक सारा एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दें, फिर वो 1.5-2 घंटे की वीडियोस बन जाएगी। क्या वो वाला चीज़ अच्छी है कि ऐसे क्लिप्स में 30 मिनट्स की 27 मिनट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स, किसी में टाइप्स, किसी में एसेंशियल्स, ये चीज़ें अच्छी हैं? इसके बारे में मुझे बता दें। और किसी चीज़ की अगर समझ आपको ना आई हो, कोई चीज़ आपने सुजेशन देनी है, कोई चीज़ इंप्रूव करवानी है, लाइट का मसला है, राइटिंग की समझ नहीं आती, मेरी समझ नहीं आती, या जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगी।